ऑटोइम्यून बीमारी आमतौर पर अब कॉमन क्यों होती जा रही है? इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी कॉमन हो रही है। हर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एंटीजन वो जो इम्यून सिस्टम को उकसाता है, एंटीबॉडी वो जो उस पर अटैक करता है। अब एंटीजन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज़ हो सकती है आमतौर पे, लेकिन ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और जिसके खिलाफ बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है, लड़ने की तैयारी करती है। जितना भी आपके बॉडी में जाने वाले प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड होंगे, जितने उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, जितने उसमें कलरिंग एजेंट्स होंगे, जितने समय तक वो पड़े रहेंगे, आप उसको लेने के बाद वो आपकी बॉडी में पचेंगे नहीं और इस तरह के रिएक्शंस पैदा करेगा। आयुर्वेद से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है। पंचकर्मा का कितना बड़ा रोल रहता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने में? अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो भी पंचकर्मा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको डिजीज हो चुका है और अब इसका क्योर ढूंढ रहे हैं तो भी आपको पंचकर्मा करना पड़ेगा। कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ को लेकर? पहली बात तो ये इनके बारे में पता ही नहीं है, बहुत कम जानकारी है, उन्हें समझ नहीं आता। जैसे उनके दिमाग में बैठी है कि अगर आपको गठिया हो गया, अर्थराइटिस हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला, अगर आपको सोराइसिस हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लोगे, इम्यूनिटी ठीक कर लोगे तो उससे ऑटोइम्यून डिजीज़ अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे। बिल्कुल, इसकी जड़ ही इम्यूनिटी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम वर्धा आयुर्वेदा के फाउंडर हैं, वहाँ पर चीफ कंसल्टेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार विभोर जी। सर, आज हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये। इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा ऑटो इम्यून डिजीज़ होता क्या है? देखिए, ऑटोइम्यून डिजीज, आप इसमें दो शब्द हैं, ऑटो और इम्यून। आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी में आते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको किल करता है। अगर इन बिटवीन, इस दौरान, इस बीच में आपका नॉर्मल सेल बीच में आ जाता है तो उसका सेंसर ऑन हो जाता है, जिस वजह से आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी काम करती है। लेकिन अगर वो सेंसर उसका ऑफ हो जाए तो क्या करेगा कि बाहर के पैथोजन के अलावा आपकी बॉडी के सेल्स को भी मार देगा। और जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगा आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून, कि सेंसर खत्म हो गया है, माइंड ऑफ हो गया है, लेकिन इम्यून सिस्टम चल रहा है। तो बिना देखे हुए कि ये बाहर का है या अंदर का है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है बस, ठीक है। तो ये डिजीज किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। जैसे आजकल रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो चल रहा है, ये बहुत प्रचलित बीमारी है और हर साल इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। सोराइसिस जो है, स्किन प्रॉब्लम है, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है, आपकी लीवर जो है आपकी इम्यूनिटी की वजह से खराब होता रहता है छोटी एज में, ठीक है। फिर टाइप 1 डायबिटीज जो है वो एक ऑटोइम्यून समस्या है, जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी आपके इंसुलिन सिक्रीट करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, आपके बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा, जिसकी वजह से आपको अलग अलग सेंसेशंस आएंगी या सेंसेशन आना बंद हो जाएगा। इस तरह से इसे हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में काउंट करते हैं। जी सर, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो आपके जो बॉडी पार्ट आपका खराब होगा उसी के सिम्टम आएंगे। अगर जोड़ खराब होंगे, जोड़ों में सूजन आ जाएगी, ठीक है। लीवर खराब होगा तो लीवर अपना काम करना बंद कर देगा। अगर नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है, आपको सेंसेशन देना, आपको सिग्नल देना, तो वो चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। आंखों पे अटैक करेगा तो आंख की रोशनी चली जाएगी। कानों में अटैक करेगा, सुनना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से जिस भी ऑर्गन पे ये अटैक करेगा उसका फंक्शन बंद कर देगा। स्किन पे अटैक करता है तो आपको इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, फ्लेकिंग होगी जो सोरियासिस में होता है, या आपको छाले पड़ जाएंगे जो पेम्फिगस में होता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ये, और ये किसी भी बॉडी पार्ट को खराब कर सकता है। ऑटोइम्यून बीमारी आमतौर पर अब कॉमन क्यों होती जा रही है? इंडिया ही नहीं, विदेशों में भी कॉमन हो रही है अब। कॉमन इस वजह से हो रही है, पहली चीज तो ये कि जो एलोपैथिक साइंस है, बार बार हम एलोपैथिक साइंस की बात इस वजह से करते हैं क्योंकि उससे लोग जल्दी रिलेट कर पाते हैं। अब एलोपैथिक साइंस में हर एक ऑटोइम्यून समस्या को अलग तरह से देखा जाता है कि अगर ये लीवर का ऑटोइम्यून है तो ये अलग समस्या है, हड्डियों का है तो अलग है, नसों का है तो अलग है।
लेकिन और इसका कारण जो है उनको नहीं पता, वो बोलते हैं ये इडियोपैथिक होता है, हो जाता है, बस क्यों होता है नहीं पता, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है आम का। आम का एक कंसेप्ट होता है, आम का मतलब है कि आपकी बॉडी में वो चीज जो कि बॉडी पचा नहीं पा रही है, कोई भी चीज हो सकती है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, या आप कोई ऐसा केमिकल ले रहे हो जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और वो बाहर भी नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा मेटाबोलाइट आपकी बॉडी में है तो हम उसे आम बोलते हैं, ठीक है। वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के दोषों को इंडल्ज करके आम विष बनाएगा, तो उससे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। अब इसको मैं फिर से एलोपैथिक से कोरिलेट करूंगा, उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। हर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। एंटीजन वो जो इम्यून सिस्टम को उकसाता है, एंटीबॉडी वो जो उस पर अटैक करता है। अब एंटीजन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज हो सकती है आमतौर पे, लेकिन ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है कोई, जिसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती और जिसके खिलाफ बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है, लड़ने की तैयारी करती है। तो इस तरह से इसको ऑटोइम्यून को समझा जाता है। जितना भी आपके बॉडी में जाने वाले प्रोडक्ट्स प्रोसेस्ड होंगे, जितने उसमें प्रिजर्वेटिव्स होंगे, जितने उसमें कलरिंग एजेंट्स होंगे, जितने समय तक वो पड़े रहेंगे, आप उसको लेने के बाद वो आपकी बॉडी में पचेंगे नहीं। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि आप इस तरह की चीज बना रहे हो कि डी नेचर ना हो। जो भी आप खाना ले रहे हो उसमें आप प्रिजर्वेटिव डालने से वो डी नेचर नहीं होता काफी लंबे समय तक, उसका प्रोटीन टूटता नहीं है। अब वही आपकी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। अगर वो ही आपकी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में नहीं बचेगा, ना ही जिससे उसने रिएक्ट किया है। अब प्रिजर्वेटिव भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल, है ना। अगर केमिकल प्रिजर्वेटिव है खास तौर पे, जो कि प्रोसेस्ड फूड्स में ज्यादातर होता है, तो आपकी बॉडी में पचेगा नहीं और इस तरह के रिएक्शंस पैदा करेगा। कलरिंग एजेंट्स कुछ ऐसे हैं जो केमिकली प्रिपेयर्ड है, जिसको बॉडी नहीं पचा सकती है, वो इस तरह के रिएक्शंस पैदा करेगा। आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको ताजी हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इस तरह के रिएक्शंस क्रिएट होंगे। और आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म वैसे स्लो हो जाता है, तो इस तरह की रिएक्शंस होगी। और ये सब चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। क्या ऑटोइम्यून के कारण कैंसर भी हो सकता है? ऑटोइम्यून के कारण कैंसर होना ये पॉसिबल नहीं है। कैंसर एक अलग समस्या है। कैंसर और ऑटोइम्यून में क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया आपको कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, कि कोई ऐसी चीज है जो उकसा रही है और बॉडी उसको मारने जा रही है, और उस प्रोसेस में उसने आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि आपकी बॉडी के कुछ सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन या खाना अच्छे से नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं, वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं कि हमें थोड़ा और जो है, क्योंकि आपकी बॉडी को उनसे काम लेना है, तो काम लेने के लिए अगर किसी हिस्से में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे या ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो क्या करती है, अपनी गिनती बढ़ाती है वहां पे। तो गिनती बढ़ाने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती है। तो इस प्रोसेस को, इस अनकंट्रोल्ड प्रोसेस में आप में ट्यूमर या जिसको हम कैंसर बोलते हैं वो क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग है। सर, ऑटोइम्यून डिजीज हेरिडिटिकल होता है या फिर हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है? अब इसमें दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं। अगर जेनेटिक्स ऐसा है कि आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो है, कम है, आपकी अग्नि, जैसे मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि बॉडी में एक अग्नि होती है जो चीजों को तोड़ने और बनाने का काम करती है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है, वो जेनेटिकली भी हो सकती है। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है कि हर किसी की अग्नि, किसी की तीक्ष्ण होती है, किसी की सम होती है और किसी की अल्प अग्नि होती है। ये नेचुरली होता है। अब अगर आपकी अल्प अग्नि है तो आपको चांसेस ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया कि मेटाबोलाइट जो पचेगा नहीं, पड़ा रहेगा, बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उससे आम विष बनेगा या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होंगे। सर, ऑटोइम्यून डिजीज महिलाओं में ज्यादा क्यों देखने को मिलता है? अब इसका एग्जैक्टली ये पॉइंट जो है करेक्ट नहीं है ना। कुछ ऐसे डिजीजेज हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ऑटोइम्यून। मेल्स में सोरेसिस ज़्यादा मिलता है, स्किन को लेके ज़्यादा मिलता है। ये एग्जैक्टली पॉइंट ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि फीमेल्स का मेटाबॉलिज्म जो होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है। इसी वजह से उनमें जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होता है मेल्स से। इस वजह से वो प्रोन होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के। क्या जो हम आमतौर पर स्ट्रेस ले लेते हैं, क्या वो भी ऑटोइम्यून डिजीज को बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका जो एंजाइमेटिक साइकिल है, आपके हार्मोन साइकिल, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है।
ठीक है, आपने देखा होगा स्ट्रेस में होगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, या स्ट्रेस में अगर आपने खाना खाया तो आपको हैवीनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रीट हुए, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, आपकी बॉडी फियर या फाइट मोड में है। ठीक है, तो ऐसे में आपकी बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो या कुछ है, उसके ना पचने के और एक ऐसी पोजीशन में अरेस्ट होने के जिसमें ना तो बॉडी के काम आ रहा है ना बॉडी से बाहर जा पा रहा है, वो आम वाली कंडीशन में फंसने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का आयुर्वेद में क्या बताया गया है इसके बारे में? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का एज इट इज कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि आम जन्य व्याधियां हैं, जितनी भी आम जन्य व्याधियां हैं उनको हम कोरिलेट कर सकते हैं ऑटोइम्यून से। ठीक है, जैसे आम बात को हम कोरिलेट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। ठीक है, इसी तरह जो भी कुष्ठ है, जैसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं, वो आमज भी हो सकते हैं। आयुर्वेद में एक चीज बताई है कि रोग दो तरह के होते हैं, या तो आमज हो सकता है या निरामज हो सकता है। ठीक है, तो वो जो सारे आमज डिसऑर्डर्स हैं वो इस स्पेक्ट्रम में आते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में। जी सर, दो ही चीज़ों से हम अपने कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या तो हमारी डाइट होगी और लाइफस्टाइल हो गया। तो डाइट कैसी होनी चाहिए किसी को भी अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो गया हो तो? पहली बात तो ये कि आपको अपनी अग्नि को बहुत बचा के रखना है। अगर आपको भूख लगी है तभी खाना खाना है। अगर आपको लग रहा है कि आजकल मेरे को भूख नहीं है, जैसे अभी रेनी सीजन है, तो आजकल लोगों की भूख डिस्टर्ब रहती है, किसी समय लगती है किसी समय नहीं लगती है, तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह से खाना खाएंगे और मात्रा अनुसार खाना है, कि आपने ये नहीं कि ओवर ईट कर लिया या हम शाम तक कुछ नहीं खाएंगे तो अभी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अग्नि को बचा के रखना है। दूसरा, जितना हो सके उतना प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, पैकेट वाली चीज़ें अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक अवॉइड कीजिए। तो ऐसी चीज़ें जो बॉडी में चली जाएं और उसके बाद डाइजेस्ट ना हो, ऐसी चीज़ों को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। या हम आहार की बात करते हैं, डाइट की। लाइफस्टाइल में क्या है, जितना आप आराम से रह सके। एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको क्लोज इन्वायरमेंट से बाहर निकलना है, जहाँ ताज़ी हवा हो, उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहिए। प्राणायाम कीजिए ताकि आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है लंग्स की, वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ ज़्यादा रहे। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि बंद कमरों में सारा दिन गुजारना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये लाइफस्टाइल और ये इसके डाइट के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इससे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और जिनकी फैमिली में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पहले से हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ज़्यादा जल्दी प्रॉन है इन चीज़ों के, तो उनको ये चीज़ें ज़्यादा श्रद्धा से फॉलो करनी चाहिए। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन का। तो इस स्प्रिंग में, ऑटम में और जस्ट बरसात के बाद इन्होंने जैसे वमन, विरेचन और वस्ती का कंसेप्ट दिया है। तो ये कंसेप्ट इसलिए है कि इस समय बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और बॉडी से आपके दोषों के साथ साथ जो भी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो फालतू में पड़े हुए हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, या कुछ भी मल है, गंदगी है, वो सारी साफ हो जाती है। तो इसको फॉलो करने से भी आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को अवॉइड कर सकते हैं। जी सर, लेट नाइट खाना खाने से भी क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं? बिल्कुल होता है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी रिड्यूस होती रहती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स ऐसे हैं। हमारा जो पूरा ये अर्थ का, नेचर का सिस्टम है, ये सन से चलता है। जैसे सन आता है वैसी चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं, चलने लग जाती हैं, और जैसे जैसे वो जाते धीरे हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी तरह से हमारी बॉडी का सर्केडियन साइकिल भी है। हमारी जो डाइजेशन है वो सुबह के टाइम बढ़नी शुरू होती है, और उसके बाद शाम के समय के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। अब जितनी लेट नाइट चीज़ें खाओगे उतना चांसेस है कि वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से। और ख़ास तौर पे जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो बच्चे आजकल ये जो चिप्स या जो भी पैकेट वाली चीज़ें हैं जो लेट नाइट खाते हैं, वो और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाएगा। जी सर, फास्टिंग का कितना बड़ा महत्व होता है इसमें? फास्टिंग एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। फास्टिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी रीस्टार्ट होना शुरू होती है। जितना आप खाना खाते हैं उसको पचाने से ज़्यादा उसको बाहर निकालने में एनर्जी लगती है बॉडी का हर एक सेल मेटाबॉलिज्म करता है और गंदगी को बाहर निकालता है। फिर वो गंदगी इकट्ठा होकर लीवर में जाती है, लीवर उसको प्रोसेस करता है। जो पानी में घुलने वाली गंदगी है वो यूरिन से
पसीने से बाहर आती है। जो फैट में घुलने वाली गंदगी है वो स्टूल से बाहर आती है। तो ये पूरी बॉडी से सिर से लेके पैर तक की गंदगी पहले लीवर में जाएगी, लीवर उसको कन्वर्ट करेगा, फिर वो बॉडी से बाहर आएगी और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को आप पॉज कर देते हैं। जी। अगर आपको जैसे मोशन पास हो गया, एक बार सफाई होगी, उसके बाद आपने पॉज दे दिया, ब्रेक दे दिया सब चीज़ों को, जी। तो इस तरह से आपका जो डाइजेशन है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम है। सर कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में हैं ऑटोइम्यून डिजीज को लेकर? अगर हम मिथ्स की बात करें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को लेके, तो लोगों को ये, पहली बात तो ये इनके बारे में पता ही नहीं है, बहुत कम जानकारी है, उन्हें समझ नहीं आता। अगर उनका डायग्नोस बनता है कि सोरियासिस है आपको, आर्थराइटिस है, उनको ये नहीं समझ आता कि ऑटोइम्यून का मतलब क्या है, इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे उनके दिमाग में बैठी है कि अगर आपको गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। अगर आपको सोरियासिस हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस करते हो और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं। अगर आपको परहेज थोड़ा लंबे समय के लिए करना भी पड़ जाए तो कोई बड़ी समस्या नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि स्टीरॉयड्स के अलावा आजकल एक ड्रग चल रहा है मेथोट्रेक्सेट, तो तो वीकली वो एक ड्रग लेते हैं, एक मेडिसिन लेते हैं, तो उसके बाद उनका जो सिम्टम्स है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है, और ये कहा जाता है कि वो स्टीरॉयड नहीं है, एक्चुअली में वो स्टीरॉयड नहीं है, तो लगता है कि बहुत सेफ ड्रग है। वो चॉइस ऑफ ड्रग सेफ नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, उसका वो एक बायो मॉडिफिकेशन है। वो क्या करता है, सेल्स को रीजनरेट होने से रोकता है। तो अगर आप लंबे समय तक उसको लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन की पावर स्लो हो जाएगी, तो उससे और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें एक जो सिम्टम है हेयर फॉल है। जो मेथोट्रेक्सेट लेते हैं लोग, उनको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है बॉडी से। तो वो सिम्टम यही है, ये डिनोट करता है कि आपको जो है बॉडी की रीजनरेशन की पावर स्लो हो गई है। अब जब रीजनरेशन की पावर स्लो होती है, तब ट्यूमर, कैंसर और इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लोगे, इम्यूनिटी ठीक कर लोगे, तो उससे ऑटोइम्यून डिजीज अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगे। बिल्कुल, इसकी जड़ ही इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी बहुत क्लीशे वर्ड है, हर कोई बोलता है इम्यूनिटी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इस तरह के डिसऑर्डर्स में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इम्यूनिटी में होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि हर ये इम्यून सेल्स के ऊपर सेंसर होता है, वो डिटेक्ट करता है कि भाई कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। इन डिसऑर्डर्स में वो सेंसर खराब हो जाता है। अब आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स हमेशा बनते रहते हैं, नए नए बनते हैं। इम्यून सेल्स क्या, सभी सेल्स बनते रहते हैं। तो इम्यूनिटी को ठीक करने का मतलब ये है कि आप इस तरह से लाइफस्टाइल सुधारिए, इस तरह से अपना खाना सुधारिए, इस तरह की ड्रग्स लीजिए जो बनने वाले सेल्स को अच्छा बनाए। जी। तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी को अच्छा करना। अगर सेंसर वाले सेल्स बनेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको परेशान नहीं करेंगे। सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई लोग काढ़ा पीते हैं, तो क्या काढ़ा पीने सही है और कौन से काढ़े पी सकते हैं वो? काढ़ा पीना बिल्कुल ठीक है। काढ़ा तो सिर्फ एक फॉर्मुलेशन है, काम तो उसमें वो ड्रग करेगा। काढ़े का मतलब क्या है? पानी में घुलने वाला तत्व आ जाता है उसमें। अगर आप गिलोय को उबालते हो तो गिलोय का तत्व पानी में घुल जाएगा, तो बिल्कुल सेफ है। बस ये होता है कि काढ़ा थोड़ा सा एसिडिक in नेचर होता है, जिनको जल्दी एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो काढ़े को पीने से एसिडिटी इंक्रीज हो सकती है। और दूसरा, कई लोग ना काढ़े को बहुत गर्म पीते हैं। जरूरत नहीं है कि उसको बहुत गरम गरम चाय की तरह पीना है। अगर इतना गर्म कोई चीज लोगे तो ऑब्वियसली आपको जलन होने के चांसेस ज्यादा है। अब आपने पूछा कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी में इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। गिलोय है सबसे बेस्ट ड्रग, उसके बाद गोक्षूर है, उसके बाद आंवला है, हरड़ है, बेसिकली त्रिफला एज एन होल फॉर्मुलेशन है, और इसके अलावा भूमि आंवला है, इसके चिरायता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो 1000 ड्रग्स आ जाएंगे जो आपको, अश्वगंधा है, शतावरी है, जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए लेने के लिए? पहली बात तो ये कि आपके डिजीज के हिसाब से आपका जो डॉक्टर है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपने कौन सा ड्रग लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है। अब मात्रा ऐसा है कि आप अगर काढ़ा लेना चाहते हैं
तो काढ़े को बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आप 10 ग्राम कोई भी पाउडर लीजिए, कि जो भी ड्रग का आपने बनाना है, उसको आप 2 गिलास पानी में बॉयल करो और हाफ गिलास बचा लो। उसे छान कर आप सुबह शाम ले सकते हैं। आमतौर पर घर पे तो लोग गिलोय का काढ़ा, जब कहते हैं कि सर्दी खांसी होगी तो गिलोय का काढ़ा पी लो, अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी, जैसे कोई भी बीमारी होगी उनको, तो गिलोय का काढ़ा पिला देते हैं। तो क्या वो ऐसे पीना सही है? बिल्कुल सेफ है। अब कुछ लोगों का कहना था कि गिलोय खाने से उनको पाइल्स हो गया जी, स्टूल में ब्लड आने लग गया। क्यों? कारण क्या है? गिलोय जैसे दिखने वाली एक और बेल होती है जो गिलोय नहीं है, वो गर्मी करती है। और गिलोय को लेने का एक सिंपल तरीका है कि आपने उसका अगर स्टेम लेना होता है, स्टेम लेना है तो इस हाथ जितना लेना है आपने, इस छोटी फिंगर से लेके थंब तक इतना लेना है, उसको छोटा छोटा क्रश करना है, उसको बॉयल करना है आपने, वो काढ़ा लेना है आपने। और गिलोय को पहचान जो है, गिलोय की पहचान इंटरनेट पे आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। गिलोय जब भी किसी पेड़ के ऊपर चढ़ती है वो राइट हैंड साइड से चढ़ती है, जब भी उसकी बेल बनती है। उसके पत्ते और दूसरी जो गिलोय जैसे दिखने वाली एक और बेल है, पत्ते बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, हार्ट शेप्ड पत्ते होते हैं। लेकिन अगर आप स्टेम को ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप सिर्फ गिलोय लोगे तो आपको गर्मी नहीं करेगा, किसी तरह की कोई पाइल्स या कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा, बिल्कुल सेफ ड्रग है। सर कई लोग अदरक और काली मिर्च उबाल के पी लेते हैं, क्या वो लेना ठीक है? अदरक और काली मिर्च थोड़ा तीक्ष्ण वीर्य होता है, तो इसको लेना गिलोय जितना सेफ नहीं है। ये आपको एसिडिटी कर सकता है और लंबे समय तक लेने पर, इसको गर्म काढ़े के रूप में लेने पर आपको अल्सर्स भी कर सकता है। अगर आपको, इसी वजह से मैंने बताया कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स बहुत सारे ड्रग्स हैं, लेकिन आपने कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना ये डॉक्टर डिसाइड करेगा आपका। ठीक है, तो गिलोय सेफ है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को इससे कोई समस्या होती है तो उसको ड्रॉप कर देना चाहिए। सर हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में फैमिली वालों को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? अगर किसी पेशेंट को हो गया हो, उनकी फैमिली वालों को क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कम्युनिकेबल नहीं है, चाहे वो स्किन का हो, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट का हो, तो वो कम्युनिकेट नहीं करता है। फैमिली में ऐसा है, अगर आपके पेरेंट्स को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो चांसेस हैं कि आप में भी आ सकती हैं वो चीज़ें। ठीक है, जैसे एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो आपकी किडनी को जो है इम्यूनिटी आपकी खराब करती जाती है और उसमें सिस्ट बनते जाते हैं। तो ये चांसेस 50% चांसेस रहते हैं कि बच्चों में आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है अगर आपको, या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसीज, मतलब आपकी बॉडी में जगह, स्किन भी खराब हो जाएगी, जोड़ भी खराब हो जाएंगे इम्यूनिटी की वजह से, आपके ऑर्गन्स भी खराब हो जाएंगे, तो ये भी बच्चों में आने की संभावना रहती है। सर एक बीमारी है विटिलिगो, क्या विटिलिगो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है? विटिलिगो ऑटोइम्यून हो सकता है, लेकिन सिर्फ ऑटोइम्यून रिएक्शन से विटिलिगो होता है ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी अपनी इम्यूनिटी, मेलानोसाइट्स मतलब मेलानिन सिक्रीट करने वाले, जो चमड़ी का रंग होता है, इसको सिक्रीट करने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑटोइम्यून की वजह से ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर आमतौर पर हम अब खाने के बारे में बात करते हैं, डाइट के बारे में। सर डाइट में ऐसे आमतौर पर सुनने को मिलता है, कई लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के पानी पीना चाहिए, कई लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, आयुर्वेद में कहीं भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि आपको पानी पीना है कि नहीं पीना है। प्यास लगी है तो पीजिए, नहीं प्यास लगी तो मत पीजिए। कई लोगों को पानी पीने के बाद ही मोशन पास होता है, तो क्या इश्यू है, पानी पी के मोशन पास कीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो लेने से, पानी पीने से बहुत ज़्यादा कुछ फायदा होता है ऐसा भी नहीं है, ना पीने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। सर पंचकर्मा का कितना बड़ा रोल रहता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने में? पंचकर्मा, मैं ये कहूँगा कि इसकी चिकित्सा में, ट्रीटमेंट में सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, मैंने अभी बताया, तो भी पंचकर्मा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर आपको डिजीज हो चुका है और अब इसका क्योर ढूंढ रहे हैं, तो भी आपको पंचकर्मा करना पड़ेगा। पंचकर्मा बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, कि अगर कोई भी बीमारी आपकी दवा से ठीक नहीं हो रही है तो हम पंचकर्मा करके एक बार उसको साफ कर देते हैं। उसके बाद आपको ड्रग्स दी जाती हैं, या जो भी आप लाइफस्टाइल या डाइट चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कई लोगों का, एक मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को होता है कि एक बार पंचकर्मा हो गया मेरा तो मेरे को आराम पड़ गया था जी, ये दोबारा क्यों समस्या हो रही है मेरे को, या मेरे को दोबारा तो नहीं करवाना पड़ेगा। पंचकर्मा एक ऐसी चीज है जो रेपिटेशन में करके ही फायदा देता है। वो एक सफाई है, अगर आप बर्तन को बार बार धोते रहेंगे तो ही चमकेगा वो। तो एक बार अगर आपने कर लिया, 6 महीने साल बाद दोबारा रिपीट करना ही चाहिए। और जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है
उनको अगर दोबारा बीमारी नहीं भी आती है तो भी करना चाहिए। पंचकर्मा में कौन सी थेरेपीज दी जाती हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में हम वमन देते हैं। इसमें वमन में जो है कि आपको उल्टी लगवाकर आपकी बॉडी की सफाई की जाती है, या विरेचन देते हैं कि आपको डायरिया लगवाकर आपकी बॉडी की सफाई दी जाती है, या वस्ती देते हैं, अनीमा थेरेपी होती है। अनीमा एनल रूट से आपकी जो मल त्याग करते हैं उस द्वार से आपको मेडिसिन बना के दी जाती है फ्रेश, तो उस तरह से बॉडी को शोधन करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ क्या है, हमारा डायग्नोस क्या है, हम किस दोष पे काम करना चाहते हैं, तो उस तरह से ये रोल प्ले करता है। रक्त का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स जो हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो रोल प्ले करता है, ये ट्रैवलिंग वाला रोल प्ले होता है, ये रक्त के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। तो आयुर्वेद में इंडिकेटेड है रक्त स्रावण, कि ब्लड लेटिंग का प्रोसेस। हम जो है इफेक्टेड एरिया से ब्लड लेट करते हैं, ब्लड निकालते हैं 15-15 दिन बाद या 1 महीने बाद, ताकि जो आपका ब्लड जब वहाँ पे जो पूल हुआ है जिसमें कि ऑटोइम्यून कंपाउंड एंटीबॉडीज हैं वो साफ होते रहें। तो वो भी एक प्रोसीजर है जो हम इसमें फॉलो करते हैं। क्या आयुर्वेद से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को समझने का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड ही आयुर्वेद ने किया है, इसको आम के थ्रू समझने का। तो अगर इसको हम ट्रीट करना चाहें तो ये ट्रीट हो सकता है। कोई भी डिजीज़ है एक समय के बाद वो ट्रीटेबल नहीं रहती जी। और उसके रेट ऑफ स्प्रेड के हिसाब से, तो ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं पर्सन टू पर्सन। ये बीमारी के हिसाब से नहीं है कि अगर ये बीमारी आयुर्वेद में ठीक हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। ये इंसान आयुर्वेद के थ्रू ठीक हो सकता है नहीं हो सकता, इसका आंसर होता है। तो कितनी स्पीड से किसी में कोई बीमारी फैल रही है, या कौन सी स्टेज पर वो पहुंच चुकी है, कितना नुकसान कर चुकी है, उस पे हम बोल सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता। सर ऑटोइम्यून डिजीजेज में क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए या क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में जो चीज़ें हम मना करते हैं जनरली वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना चाहिए। देसी घी ले सकते हैं आप, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए। देसी घी भी अगर गाय का हो तो ज़्यादा बेटर है। सरसों का तेल हमारी जो नॉर्थ इंडियन क्यूजीन है उसका बहुत अभिन्न अंग है। जो भी तड़का लगेगा खाने में वो सरसों के तेल का लगेगा, और इसको हेल्दी भी बताया जाता है। जबकि आयुर्वेद में इसे रक्त प्रदोषक कहा गया है। तो रक्त प्रदोषक का मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि रक्त की इन्वॉल्वमेंट रहती है एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेके जाने की, चाहे वो गंदगी हो चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो। तो अगर आप सरसों का तेल लोगे तो आपके रक्त में पित्त की अमाउंट, मतलब इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो आपकी सिचुएशन वर्सन हो सकती है। तो इस चीज को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद कुछ भी ऐसा खाना जो लेट पचता है, जैसे उड़द की दाल होगी, राजमा होगी, सफेद चने होगी, जो खाने के बाद हैवी करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो पेट में हैवीनेस हो रही है तो उसके प्रोटीन ब्लड में, लीवर में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो ऐसी चीजें जो ब्लड में ज्यादा समय तक रहें वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को वर्सन कर सकती हैं। सर आप सरसों के तेल की बात कर रहे थे, आपने बताया था कि पित्त बढ़ती है, जो जिनकी ऑलरेडी पित्त बड़ी होती है तो उनके लिए तो ज़्यादा खतरनाक होगी। उनके लिए बिल्कुल खतरनाक है। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आजकल महिलाओं में चल रहा है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, उनको बंद कर देना चाहिए खास तौर पे। जिनको आंखों की समस्या है उनको बंद कर देना चाहिए। जिनको कोई भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, चाहे वो कोई भी हो, ऑटोइम्यून हो या दूसरा हो, उनको नहीं लेना चाहिए। किडनी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से सूजन पड़ रही है, उनको नहीं लेना चाहिए। सर आजकल छोटी छोटी बच्चियों में थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसका क्या लिंक है ऑटोइम्यून डिजीज से? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है हाशिमोटो एक, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स को खराब करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन आजकल बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, यंग टीनेजर्स में ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण मैंने अभी बताया कि अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लोगे और वो भी लेट नाइट खाना लोगे ऐसा, तो आपको ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का स्पेक्ट्रम वैसे बढ़ता जा रहा है। जो टीनेजर्स हैं, जो यंग लोग हैं, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। उसका कारण यही है, आपका खाना, आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो इस वजह से ये हाशिमोटो डिजीज जो कि थायराइड कॉज करता है, हाइपोथायराइडिज्म भी कर सकता है, हाइपर भी कर सकता है, ये बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। जी सर, जिनको मोटापे की बीमारी है उनको भी क्या ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं? ओबेसिटी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि अगर कोई मोटा इंसान है तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा ही होगा।
अगर कई लोग जेनेटिकली थोड़े हेल्दियर साइड पे होते हैं और उनकी अगर अग्नि अच्छी है, जैसे मैंने बताया, वो खाना अच्छे से पच रहा है, उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, उसके बाद वो फास्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उन्हें होने का कोई चांस नहीं है। विरुद्ध आहार का कितना बड़ा इम्पैक्ट है ऑटोइम्यून डिजीज होने में? विरुद्ध आहार सबसे बड़ा कारण है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का। अगर आप, विरुद्ध का मतलब क्या है, मतलब जो चीजें आपस में जिनकी ना बने उनको आप खा लो, तो क्या होगा, या विरुद्ध आहार वो भी बोल सकते हैं जो केमिकली आपस में रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बना देती हैं जिसको कि आपकी बॉडी पचा नहीं सकती। और यही तो मेन कारण मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में कुछ भी ऐसा गया जो नहीं बचेगा, या बॉडी जिसको नहीं बचा पाएगी और बॉडी में घूमता रहेगा, तो वो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। सर आमतौर पे आजकल का जो यूथ है वो चोको ब्राउनी विद आइसक्रीम खा रहा है और आमतौर पर हर एक दिन खा ही लेता है, तो क्या उसकी वजह से भी क्योंकि वो विरुद्ध आहार में भी माना जाता है कि एक गर्म चीज है और एक ठंडी चीज है, तो क्या वो ऑटोइम्यून डिजीज कॉज कर सकता है? अभी मैंने बताया कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अगर चोको ब्राउनी और आइसक्रीम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो विरुद्ध आहार है, अगर नहीं करेंगे तो विरुद्ध आहार नहीं है। अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, चोको ब्राउनी और आइसक्रीम अगर इसी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है चोको ब्राउनी में भी और आइसक्रीम में भी, इसमें मैदा भी है। तो ये वो चीज़ें बनाएगा बॉडी में जो बॉडी आसानी से नहीं पचा पाएगी। जी, तो मतलब ऑटोइम्यून डिजीज हो सकते हैं। जैसे दूध के साथ, लोगों को आदत क्या है कि दूध के साथ कोई खाना खाता है, फिर लोग बोलते हैं कि हम तो दूध के साथ खाना नहीं खाते, हम चाय के साथ खाना खाते हैं, जो कि खुद दूध से बनी हुई है, दूध में उबाला गया, एक तरह से काढ़ा है वो दूध का, ठीक है। तो उसके साथ आप अचार या किसी चीज़ के नमक वाली चीज़ खाते हैं, तो नमक और दूध आपस में रिएक्ट करते हैं और एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि बॉडी नहीं पचा पाती, और इसी वजह से, दूध और नमक की वजह से आपको स्किन से रिलेटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। सर कई लोग तो ऐसा भी करते हैं, चाय के अंदर नमक डाल के भी पी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लोग करते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कोई भी दूध के प्रोडक्ट के साथ, हाँ, दही आप ले सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। आप ये ले सकते हो, घी ले सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो चुका है ना, फर्मेंटेशन से होके निकला है, सब कुछ निकला है, तो उसको आप नमक वाली चीजों के साथ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दूध को लोगे, मलाई को लोगे या दूध से बनी चाय को लोगे तो वो डिजीज कॉज करेगा। सर आजकल कई लोगों का ये टेक है, या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आयुर्वेद है उसको वो एक सूडो साइंस मानते हैं उसको, क्या उसका कोई मतलब रिसर्च है नहीं, ऐसे बोलते हैं, तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, कोई भी साइंस है वो एक हाइपोथेसिस पे बनती है। मतलब हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि यार शायद हवा इस वजह से चलती है क्योंकि समुद्र में तूफान आता है, ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। जब हमने इस पे रिसर्च करना शुरू किया, इस एंगल से रिसर्च करना शुरू किया, तो हमें पता लगेगा ये बात सच है या गलत है। अब एलोपैथिक मेडिकल साइंस है जो, उसमें ये हाइपोथेसिस क्या है, उसमें क्या स्टडी होता है, हाइपोथेसिस तो नहीं है, उसमें क्या स्टडी होती है कि कैसे एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम से तालमेल रखता है, कैसे एक ऑर्गन सिस्टम में एक दूसरे के साथ तालमेल रखता है, फिर उसमें भी, इस ऑर्गन में भी कई तरह के टिश्यूज होते हैं, वो आपस में कैसे तालमेल रखते हैं, फिर वो टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल होते हैं, वो आपस में कैसे तालमेल रखते हैं, फिर उस सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज या उससे सेल के हिस्से हैं, वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, या एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या चेंजेस को लेके चेंज करते हैं। इस चीज को, इस स्टडी को उन्होंने समझा, फिर उन्होंने ये देखा कि आम इंसान में कैसा होता है और बीमार इंसान में कैसा होता है, तो फिर उन्होंने ऐसे ड्रग्स बनाए जो इसको मैनिपुलेट कर सके। तो ये मॉडर्न साइंस है। अब आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में इन्होंने 3 दोष बताए कि भाई बेसिकली बॉडी में 3 चीजें होती हैं, या तो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, मैसेज होता है, या फिर आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म होता है, चीजें टूटती हैं, या आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म होता है, चीजें जुड़ती हैं, इसी से जीवन चलता है। फिर उन्होंने बोला कि 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो या तो इसका अलग अलग पार्ट है, या तो आपकी बॉडी में ऐसी धातु है जो न्यूट्रिशन लेके घूम रही है, या ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन लेके घूम रही है, या आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाली है, या आपकी बॉडी में रीजनरेशन करने वाली है। तो इस तरह से 7 धातु हैं बेसिक, और 3 तरह के मल है, जैसे मैंने बताया कि पानी में घुलने वाला वो स्वेद और मूत्र से बाहर आ रहा है, और फैट में घुलने वाला वो स्टूल से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का आपस में किस तरह से कोरिलेशन है, और ये इसमें मैनिपुलेशन होने से क्या चेंज होता है,
एक आम इंसान में और एक बीमार इंसान में, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने इसके जो है ड्रग्स को समझा कि किसको यूज करने से इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये दोनों ही लॉजिकल साइंसेज हैं, ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलो कि मेरे को ये आता है इस वजह से ये ठीक है, ये मेरे को आता नहीं ये गलत है, तो ये गलत बात है। कई लोग तो सर ये भी बोलते हैं कि जो आयुर्वेद है उनमें कोई रिसर्चेज ही नहीं हो रखी, मगर कहीं ना कहीं वो ये भी मतलब अगर जब जैसे हम देखते हैं कि अभी घी पर रिसर्च हुई अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि घी के बहुत सारे फायदे हैं, मगर ये चीज ऑलरेडी आयुर्वेद में पहले ही बता रखी है कि देखने का नजरिया है। अगर आप काला चश्मा पहनोगे तो आपको डार्कर चीजें दिखेंगी, अगर लाल पहनोगे तो रेडिश चीजें दिखेंगी। तो अगर आप इसको ये बोलो कि इसमें रिसर्चेज नहीं हुई है तो ये गलत है, ये ऑब्जर्वेशनल साइंस है। अगर किसी चीज को देने से पेशेंट को फायदा हुआ तो उन्होंने लिखा, अगर नुकसान हुआ तो उन्होंने वो भी लिखा कि इसको देने से नुकसान हो जाएगा। ठीक है, हरितकी का बोला कि इसको गर्भवती लेडी को नहीं देना है, प्रेगनेंसी में नहीं देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है उसको नहीं देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें दोनों लिखी है, उन्होंने रिसर्च कर रखी है। लेकिन अगर आप मॉडर्न पैरामीटर से देखो कि इसमें कौन सा एसिड है कौन सा एसिड नहीं है जिससे ये काम कर रहा है, तो वो नहीं हुआ है। अगर उस तरह से इसको करना चाहोगे तो, लेकिन आपको बेसिक प्रिंसिपल तो वही उठाने पड़ेंगे ना, वात के, धातु के और मल के। समझा तो आप उसी में सकते हो ना। अगर ऑर्गन सिस्टम में समझाना है तो कुछ हद तक समझा पाओगे इसे, कंप्लीटली इसे उस स्पेक्ट्रम में देखना मुश्किल है। डॉक्टर शुभम, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? पटियाला में वरदा आयुर्वेदा के नाम से हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे आप आके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। डॉक्टर शुभम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।